आ सकते हैं राज ठाकरे। सूत्र बता रहे हैं एनडीए में आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस। राज ठाकरे से मुंबई बीजेपी अध्यक्ष की मुलाकात और जल्द राज ठाकरे को दिल्ली बुलाया जा सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से दिल्ली में मुलाकात होगी। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार राज ठाकरे में 1 घंटे की मुलाकात इनके बीच में हुई है और इस पर चर्चा भी हुई है। आशीष शेलार और राज ठाकरे के बीच में चर्चा हुई है। राजीव सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा कदम होगा एनडीए का कुनबा बढ़ाने का राजीव, और इसी के तहत जो मुलाकात हुई आशीष शेलार और राज ठाकरे की, अब जल्द दिल्ली भी आ सकते हैं बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से राज ठाकरे से पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। हालांकि राज ठाकरे अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, लेकिन खुलकर अभी इस पूरे मामले में गठबंधन को लेकर कुछ बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आशीष शेलार भी इस मसले पर बात करने वाले हैं। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप के मंत्री शंभूराज देसाई का भी बयान सामने आ गया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर राज ठाकरे महायुति के साथ में आते हैं तो 400 का आंकड़ा जो पार करना है उसमें मदद मिलेगी और महायुति में उनका स्वागत होगा। तो कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। हालांकि राज ठाकरे इसके पहले भी मोदी के नाम पर अपना समर्थन बीजेपी को दे चुके हैं, लेकिन ये गठजोड़ जो होगा बीजेपी के लिए होगा, मोदी के लिए होगा, या सीधे तौर पर महायुति के साथ में आएंगे, सीट शेयरिंग जब होगी तो उसमें उनकी हिस्सेदारी होगी, या सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए जो है राज ठाकरे सपोर्ट करेंगे बीजेपी को, अभी ये चीजें स्पष्ट नहीं है। लेकिन इसके पहले चूंकि राज ठाकरे लोकसभा का चुनाव लड़ते नहीं है, उनके उम्मीदवार, तो हो सकता है कि बीजेपी को अपना समर्थन जाहिर कर सकते हैं, जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मदद मिलेगी लोकसभा चुनाव में। चूंकि मराठी वोट बैंक मुंबई और महाराष्ट्र, नासिक, पूना जैसे इलाकों में जहां पर राज ठाकरे का ज्यादा बेस है, वहां पर अगर उद्धव ठाकरे गुट को राज ठाकरे के वोटर निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी, तो इसका जल्द अनाउंसमेंट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव ये समीकरण बताने के लिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ये हो सकता है, एमएनएस आ सकती है बीजेपी के साथ। दिल्ली विधानसभा का रुख कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के दौरान जब बहुत महीनों तक मीटर रीडिंग लेने के लिए नहीं गए, कई महीनों तक बिल जनरेट नहीं हुए, कईयों के बिल जनरेट हुए तो एवरेज के ऊपर जनरेट कर दिए गए, किसी की फर्जी रीडिंग लिख दी गई। कोविड के दौरान इतने लार्ज स्केल के ऊपर प्रॉब्लम हुई कि आज 40% दिल्ली जो है वो गलत बिलों, इन्फ्लेटेड बिल्स का शिकार है। हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है, जनता की सरकार है, हम जनता की भलाई देखते हैं। जैसा अभी और भी कईयों ने बताया कि रोज अगर आप एमएलए दफ्तर में बैठे तो सुबह से शाम तक बिल ठीक कराने वालों का तांता लगा हुआ है। इसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? इन लोगों ने आज तक ऐसे जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया और जनता की समस्याओं पे खुशी मनाई, इसलिए आज इनका ये हाल है कि कभी 3 सीट आती है इनकी, कभी 8 सीट आती है। अब हम जनता की समस्याओं का समाधान, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक योजना लेके आए, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। इस योजना में मोटा मोटा ये है भाई, पिछले 2, 3 साल, 4 साल जब से आपने बिल नहीं दिए, उस दौरान अगर आपकी 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग मिलती है, ऐसी रीडिंग जो आप भी सहमत हो, जल बोर्ड भी सहमत है, 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग है तो उनको मान लिया जाएगा, उसकी एवरेज ले ली जाएगी और उसकी एवरेज से बाकी सारे महीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। भाई आपकी एक रीडिंग आ रही है मान लो 18,000 लीटर, एक रीडिंग है 21,000 लीटर, आप कहते हो ये 2 सही है, तो 21 और 18 39,000 लीटर हो गई। 39 को 2 से डिवाइड किया, 19.5 हो गया, ये आपकी एवरेज रीडिंग। तो जितने महीनों का आपने बिल नहीं दिया उतने महीनों का इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपका बिल जनरेट कर देंगे। तो उस हिसाब से एक तो ये हो गया कि भाई जिसकी 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग है, ओके रीडिंग को कैलकुलेट। कई लोग जैसे इन्होंने बताया 2012 से किसी ने बिल ही नहीं दे रखे, मीटर ही नहीं लगा रखा, ऐसे लोग अगर अब मीटर लगाने को तैयार हो जाते हैं तो हम ये देखेंगे उसके आस पड़ोस की, उसकी गली में रहने वालों का क्या बिल आया, क्योंकि पड़ोसी तो सेम कैटेगरी के लोग हैं। ये भी, इसका भी लिविंग स्टैंडर्ड वैसा ही है, उसका भी लिविंग स्टैंडर्ड, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, झुग्गियों में रहने वालों का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, रीसेटलमेंट में रहने वालों का एक जैसा है, वसंत विहार में रहने वालों का। तो हम ये देखेंगे कि उस गली के अंदर बाकी लोगों का बिल कैसे आ रहा है।
तो नेबरहुड की स्कीम इसके अंदर है, जो गली के लोगों का जिस ट्रेंड पे बिल आ रहा है उसी हिसाब से इसका भी बिल मान लिया जाएगा। इतनी अच्छी स्कीम, इतनी शानदार स्कीम कैसे कहां हो सकती है? इतनी सही स्कीम है। इसमें भी अगर कुछ कमी है तो हम इनके साथ चर्चा करने को तैयार है। बीजेपी वाले आए बैठे हमारे साथ चर्चा करें, कुछ चेंजेस बताएंगे, हम चेंजेस कर लेंगे, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए किसी का अब एवरेज आ गया 20,000 लीटर से कम, तो 20,000 लीटर से कम अगर हो गया तो उसके 5-7 साल का सारा बिल माफ हो जाएगा। और अगर किसी का ज्यादा आ गया तो उसका ज्यादा के हिसाब से एलपीएससी और इंटरेस्ट माफ करके और हम बाकी बिल उससे ले लेंगे। हमारा अपना अंदाजा है कि इस हिसाब से लगभग 10.5 लाख में से 90% से ज्यादा लोगों का पानी का बिल जो है वो 20,000 लीटर से कम आएगा और उनका सारा पुराना बिल माफ हो जाएगा, बिना एक भी पैसा दिए उनके दफ्तरों के चक्कर बंद हो जाएंगे और वो अपना सुख शांति से जीना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ जल बोर्ड दुखी हो रहा है क्योंकि जल बोर्ड के 10.5 लाख कंज्यूमर बिल नहीं दे रहे। वो हर बार फर्जी बिल रेज कर रहे हैं, हर बार अपने खातों में दिखा रहे हैं। जल बोर्ड का रेवेन्यू फंसा हुआ है। जल बोर्ड का अगर 20,000 जितने 90% लोगों के बिल माफ होंगे, जल बोर्ड को उतना पैसा दिल्ली सरकार से मिल जाएगा क्योंकि दिल्ली सरकार रिइंबर्स करती है सारी सब्सिडी। तो जल बोर्ड का रेवेन्यू आ जाएगा। जल बोर्ड का रेवेन्यू हजारों करोड़ रुपए आज लॉक हो गया इसके अंदर। इतनी अच्छी स्कीम है ये। जैसा इन्होंने बताया 13 जून पिछले साल 2023 को इस स्कीम को पास किया गया था और इसे तो तुरंत लागू कर देना चाहिए था। 8 महीने हो गए, आज 8 महीने हो गए हमें इन अफसरों के और इनके वो करते करते, लेकिन इन्होंने करने से मना कर दिया। आज स्थिति ये है कि इस स्कीम को कैबिनेट में लाना है। कैबिनेट पास करेगी तब ये स्कीम लागू होगी। इसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी को इस पे अपने कमेंट्स देने हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं कमेंट्स नहीं देता। सोचो किसी अफसर की हिम्मत है, उसने फाइल पे लिख दिया फाइनेंस सेक्रेटरी ने मैं कमेंट्स नहीं देता। मैं विदुरी जी कह रहे थे मेरे से सीख लो, जरा सिखाओ अब उसका क्या करें हम। तो मैं बाद में मिल लूंगा, चाय पे आना, चाय पे बता देना कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं कमेंट्स नहीं देता। सौरभ भारद्वाज जी यूडी मिनिस्टर हैं, इन्होंने यूडी सेक्रेटरी को लिखित आदेश दिया कि इसको प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाए। यूडी सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं इसको कैबिनेट में नहीं लाता जब तक फाइनेंस सेक्रेटरी कमेंट्स नहीं देगा। फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहा है मैं कमेंट्स नहीं दूंगा, यूडी सेक्रेटरी कह रहा है जब तक ये कमेंट्स नहीं देगा मैं। तो हमने इन दोनों को और भी अफसरों को बुलाया, इन मंत्रियों ने, इन्होंने मेरे को बताया मंत्रियों ने कि क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो अध्यक्ष महोदय आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1-2 सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के फूट फूट के रोने लग गए। आंसू बह रहे थे उनकी आंखों से। ये उम्र रोने की नहीं है। एक आईएएस अफसर को इस तरह से मैंने रोते हुए नहीं देखा। फूट फूट के रोने लग गए, बोले जी हमारी नौकरी का सवाल है, हमें धमकी दी जा रही है। हमने कहा कौन दे रहा है? कहता हायर अप्स। हायर अप्स का क्या मतलब है आप लोग सोच सकते हो। ऊंचे से हमको धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी दिल्ली वालों के लिए तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी, इसलिए इतना लड़ रहे हैं। सर्विसेज करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं ये? नीयत खराब है इन लोगों की। सर्विसेज चाहिए, सर्विसेज, इसीलिए उनको धमकी दी जा रही है तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारे को जेल भेज देंगे, ईडी सीबीआई छोड़ देंगे तुम्हारे पीछे। वो बोले जी आप हमें, सर आप कहो तो इस्तीफा दे देंगे हम नौकरी से, लेकिन ये स्कीम हम पास नहीं कर सकते। एक तरह से दिल्ली के अंदर एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है, जिसके अंदर ऑफिसर्स ने लिख के दे दिया है कि हम काम नहीं करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे, ऑफिसर्स लिख के दे रहे हैं कि काम नहीं करेंगे, सरकार कैसे चलेगी? क्या सरकार 2 दिन भी चल सकती है? क्या ये शोभा देता है केंद्र सरकार को, बीजेपी को? ये शोभा देता है? इस स्थिति के अंदर उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लाके खड़ा कर दिया है। और इस सारी के पीछे कौन है? इस सब के पीछे बीजेपी है। बीजेपी दिल्ली वालों से नफरत करती है, नफरत करती है। दिल्ली वाले दुखी होते हैं
बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। दिल्ली वाले दुखी हैं, दिल्ली वाले बीमार होते हैं, बीजेपी वाले आनंदित होते हैं। दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। जैसा परसों मैंने बताया था किस तरह से इन्होंने 2 महीने के लिए दिल्ली के अस्पतालों की दवाइयां बंद कर दी, किस तरह से इन्होंने 2 महीने के लिए, पिछली बार मोहल्ला क्लिनिक के 3 महीने के लिए रेंट नहीं पे किए। मोहल्ला क्लिनिक कई किराए पे चल रहे हैं, उनके रेंट नहीं दिए, उनके बिजली के बिल नहीं दिए इन्होंने, डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं दी इन्होंने, एमटीएस कर्मचारियों को निकाल दिया इन लोगों ने, योगा क्लासेस दिल्ली के अंदर बंद कर दी इन्होंने। दिल्ली वालों से इतनी नफरत करते हैं ये लोग। और मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, जब तक आपका बेटा जिंदा है, इन बीजेपी वालों के सामने दीवार बन के खड़ा है, बाल बांका नहीं। और अब ये स्कीम का विरोध कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है, अभी इन्होंने बिदुड़ी साहब ने कहा कि हम स्कीम का विरोध नहीं कर रहे। अगर आप स्कीम का विरोध नहीं करते बिदुड़ी जी, राजनीति एक तरफ है। आपसे मेरा निवेदन है, आप ही के एलजी हैं, आप ही की पार्टी के हैं, आप एक बार सारे जाके, आप सारा क्रेडिट आपका, मैं लाल किले के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाऊंगा जोर जोर से कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी वालों को दे देना। मैं बोलूंगा कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी, वोट के लिए कर रहे हो और तो कोई कारण नहीं है। वोट आप ले लो सारे, हमें नहीं चाहिए वोट, हमें तो सेवा करने का मौका मिला है। यही भगवान ने कोई पुराने जन्म में पुण्य किए होंगे हम लोगों ने, जो हमें ये मौका दे दिया भगवान ने। ये सारी चीजें लेके मैं एलजी साहब के पास गया। मैंने एलजी साहब को बताया, मैंने कहा एलजी साहब ये धमकी दी जा रही है अफसरों को, उनको कहा जा रहा है कि अगर तुमने खबरदार अगर ये स्कीम पास कर दी तो तुमको बख्शेंगे नहीं। तो एलजी साहब ने कहा कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको इसके बारे में पता नहीं है। तो आज मैं इस सदन के माध्यम से एलजी साहब से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि एलजी साहब, एक बार अगर आप फोन भी कर देंगे उठा के इन अफसरों को कि भाई ये स्कीम पास करनी है, शाम तक स्कीम पास हो जाएगी, इतना ही है बस, 3 घंटे में स्कीम पास हो जाएगी, 3 घंटे का है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव। ये खबर आ रही, सीट शेयरिंग के बाद यात्रा में शामिल होने पर फैसला होगा। पहले सीट शेयरिंग की बात होगी, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। दोनों तरफ से कई लिस्ट आई है। अखिलेश यादव ने कहा और ये साफ कह दिया, पहले जो खबर आ रही थी कि राहुल गांधी के साथ उनकी न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन अब साफ कर दिया है कि अभी जब तक सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं होगा नहीं शामिल होंगे। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। और चलिए प्रीति श्रीवास्तव का रुख करते हैं, अमेठी मौजूद है, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है। प्रीति, आज हालांकि अमेठी में एक बड़ा मौका है, बड़ा दिन है अमेठी के लोगों के लिए, क्योंकि स्मृति ईरानी वहां पर है, राहुल गांधी है, लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव की तरफ से एक बड़ा बयान दे दिया गया है। जो पहले शामिल होने की खबरें आ रही थी न्याय यात्रा में, वो ये बोल रहे हैं कि जब तक सीट शेयरिंग पर कुछ फिक्स नहीं हो जाता, बात नहीं हो जाती, वो शामिल नहीं होंगे। क्या ये इंडिया अलायंस के लिए यूपी में बड़ा झटका हो सकता है ये गतिरोध? बिल्कुल, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल ये साफ कर देता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने बयान में साफ कहा है कि जबकि सीटों का जब तक बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है भारत जोड़ो, उसमें शामिल होने का कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर अगर मैं बात करूं तो अभी बैठक चल रही है और बैठक के बाद फैसला हो पाएगा कि किस तरीके से ये जो बात है वो आगे बढ़ती है। जहाँ तक सीट बंटवारे को लेकर बात है तो जो सपा है वो इनको 16 से 17 सीट देने के लिए तैयार है, लेकिन जो कांग्रेस है वो 20 सीटें मांग रही है कि 20 सीटों पर गठबंधन होना चाहिए। लेकिन जो सपा और कांग्रेस के बीच में जो बात है वो 16 सीट देने की बात कह रही है। सपा कह रही है कि 16 सीट, लेकिन इसी के बीच में जब पहली जो बैठक हुई थी उसमें सपा ने ये भी कहा था कि आप लोग अपने कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं, पूरी लिस्ट हमको दीजिए। तो जो लिस्ट जो है कई सूचियां दी गई, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसको लेकर गतिरोध है, और साथ साथ मुरादाबाद की सीट को लेकर बड़ा गतिरोध दोनों ही दलों के बीच में नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी संभल के कल्की धाम पहुंचे और यहां पर बनने जा रहे भव्य मंदिर का किया शिलान्यास। चुनावी बॉन्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। यहां कहा, पीएम ने कृष्ण सुदामा का हवाला देते हुए कि आज अगर सुदामा
चावल की पोटली देते तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हो जाता, फैसला आता और कृष्ण जी को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया ये साबित किया जाता। कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इससे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को भी बधाई देता हूं। साथियों, आज संबल में हम जिस अवसर के साक्षी बन रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का एक और अद्भुत क्षण है। और कल की धाम में शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले के लोग तमाम ऐसे अच्छे काम छोड़ गए जिसे पूरा करने का सौभाग्य उन्हें मिल रहा है। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं, और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। साथियों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भी है। ये दिन इसलिए और पवित्र हो जाता है और ज्यादा प्रेरणादायक हो जाता है। कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज आस्था का सम्मान हो रहा है। ये नए भारत की तस्वीर है जिसमें हर युवा को आजीविका की गारंटी है। यही प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। भाइयों बहनों, ये आस्था का सम्मान जिन लोगों ने आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया, वे न आजीविका ही दे पाए और न भारत की आस्था को ही सम्मान दे पाए। और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक और बड़ी खबर। कल जम्मू के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जम्मू में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की मांग हो रही है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 2 सीटें हैं। बीजेपी की नजर इस बार सीटें बढ़ाने पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू दौरा काफी अहमियत रखता है। कल प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर को 3161 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। 209 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जम्मू में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है।
इसको लेकर स्थानीय नेताओं ने बड़ी तैयारी की। प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली एमए स्टेडियम में होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर आने से पहले सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दौरे को सुरक्षित बनाने के लिए जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जम्मू में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। एहतियातन अस्थायी तौर पर ड्रोन और दूसरे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया। साथ ही आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है। और अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिविलेज कमेटी के नोटिस पर रोक लगा दी है। ममता बनर्जी की सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है। प्रिविलेज कमेटी के नोटिस पर 4 हफ्ते में मांगा गया है जवाब। प्रिविलेज कमेटी के सामने आज ही मुख्य सचिव और डीजीपी को पेश होना था। सुप्रीम कोर्ट ने संसद की विशेषाधिकार समिति के उस नोटिस पर रोक लगा दी है जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम और एसपी को तलब किया गया था। संदेश खाली मामले में बंगाल सरकार ने समिति की नोटिस को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस पर सुनवाई की और विशेष अधिकार समिति की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए लोकसभा सचिवालय से 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांग लिया है। ये नोटिस बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार की शिकायत पर जारी किया गया था। बंगाल सरकार की ओर से दलील पेश कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि संदेश खाली को लेकर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। इस बीच संदेश खाली को लेकर सियासत जारी है और ममता सरकार आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रही है। इस मामले में अब तक संदेश खाली के आरोपी शिव प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये दोनों टीएमसी के स्थानीय नेता हैं। संदेश खाली मामले में अब तक 18 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। और संदेश खाली पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा करेंगी पीड़ितों से बात। कल राज्यपाल से मिलेंगी रेखा शर्मा, राष्ट्रपति से भी बात करेंगी रेखा शर्मा। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल पहुंची। रेखा शर्मा ने मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि संदेश खाली से काफी तनावपूर्ण खबरें आई हैं। कोई भी विक्टिम हो वो सामने आके मुझसे बात कर सके, किसी का भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने साथ 3 लोग, हम 3 महिलाएं हैं जो आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जिनके साथ भी कोई घटना घटी है वो मेरे सामने आए और बात करें। राष्ट्रीय महिला आयोग उनके साथ खड़ा है। महिला आयोग की अध्यक्ष संदेश खाली मुद्दे पर कल राज्यपाल से मिलेंगी। साथ ही रेखा शर्मा ने ये भी कहा कि राज्यपाल से मिलने के बाद वो राष्ट्रपति से भी करेंगी मुलाकात। महिला आयोग की अध्यक्ष ने ये भी दोहराया कि कोई भी पीड़ित उनसे आकर मिल सकती है, अपनी बात बता सकती है। और संदेश खाली विवाद पर बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर तीखा प्रहार बोला गया है। लोकसभा सांसद लॉकेट चैटर्जी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तृणमूल सरकार ने ये शेख शाहजहां और टेररिस्ट को वहां का सभापति बना दिया। बसीरहाट और संदेश खाली इलाका का डॉन बना दिया, सभापति बना दिया, ऑफिशियल पोस्ट दे दिया। और वो लोग क्या करते थे? सालों सालों तक महिला के ऊपर अत्याचार, सिर्फ अत्याचार नहीं, रात 12 बजे, रात 1 बजे फोन करते थे, फोन करके बुलाते थे विवाहित अविवाहित महिला को, फोन करके बुलाते थे कि अभी आना है, अभी काम है। अगर वो मना करते थे 12 बजे आप लोग क्यों फोन कर रहे हैं, तो उसको हस्बैंड को मारने का धमकी देते थे, उसको बच्चे को मारने का धमकी देते थे कि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो आपको हस्बैंड को ट्रांसफर कर देंगे, आप हस्बैंड को मार देंगे। तो महिला लोग क्या करेंगे? परिवार को बचाने के लिए महिला लोग चले जाते थे 12 बजे, 12:30 बजे। 2-3 दिन बाद महिला लोग खुद बता रहे हैं आप टीवी के सामने कि 2-3 बाद जब उनका मनोरंजन पूर्ण हो जाते थे तब उसको भेज देते थे। और देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी बड़ी खबर। टीवी9 भारतवर्ष की खबर पर मोहर लगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बनाई है अपनी नई पार्टी। पार्टी का नाम रखा गया है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। 22 फरवरी को करेंगे पार्टी की औपचारिक घोषणा। और देखिए, नई पार्टी बनाए जाने की खबरों के बीच अखिलेश यादव को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, यह भी आपको दिखाते हैं।
उनकी कही बात उनको मुबारक। ये सब जानते हैं कि वो सरकार में नहीं है, न उनकी सरकार केंद्र में है न प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत में भी नहीं है। और वो जो भी दिए हैं ससम्मान में वापस भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद माने नहीं रखता, मेरे लिए विचार माने रखता है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और देश की महिलाओं, गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, किसानों का हित मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उस पर जब भी कुठाराघात होगा मैं पलटवार जरूर करूंगा, करता भी रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसलिए अखिलेश जी की कही हुई बात उनको मुबारक। सर, आपके द्वारा चर्चा है कि नई पार्टी की घोषणा हो सकती है, क्या कहेंगे? हमने सब कुछ अपने कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया है। जो भी उनका निर्णय होगा वही मेरा निर्णय होगा। और वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने वोटरों को आगाह भी किया है कि वो अफवाहों से सावधान रहें। बीएसपी सुप्रीमो ने किसी गठबंधन में शामिल होने की खबरों को लेकर दो टूक कह दिया कि पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन के साथ जाने की अटकलों के बीच मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आगामी लोकसभा आम चुनाव बीएसपी द्वारा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बार बार स्पष्ट घोषणा के बावजूद आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाह फैलाना ये साबित करता है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों की यहाँ सही से दाल गलने वाली नहीं है, जबकि बीएसपी के लिए अपने लोगों का हित सर्वोपरि है। मायावती ने एक बार फिर दोहराया कि सर्व समाज में खासकर गरीबों, शोषितों और उपेक्षितों के हित और कल्याण के मद्देनजर बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर लोकसभा आम चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। लोग अफवाहों से सावधान रहें। मायावती के इस बयान से पहले कांग्रेस ने कहा कि बीएसपी के लिए विपक्षी गठबंधन इंडी के दरवाजे खुले हैं और अब मायावती को तय करना है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहती हैं या अकेले अपने दम पर। और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। सुनवाई से पहले आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से चंडीगढ़ मेयर चुनाव का पूरा समीकरण ही बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई से एक दिन पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। एक तरफ बीजेपी के नेता मनोज सोनकर ने चंडीगढ़ के महापौर पद से रविवार को इस्तीफा दे दिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरण काला का नाम शामिल है। तीनों पार्षद दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी के पार्षदों की संख्या 18 हो गई है। मेयर बनाने के लिए पार्टी को 18 ही वोट चाहिए। ऐसे में अब अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो बीजेपी आसानी से जीत हासिल कर लेगी। इस घटना को चंडीगढ़ के आप प्रभारी डॉक्टर सन्नी सिंह अहलुवालिया ने बीजेपी का ऑपरेशन लोटस करार दिया है। जब हम हाई कोर्ट जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहाँ पे इनको टाइम मिल जाता है और उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन लोटस जो है वो चलाया। जो काउंसलर्स आज से 3 दिन पहले धरने पे इनके अगेंस्ट बैठे हुए थे, डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्डर हुआ डेमोक्रेसी का, उसी की लड़ाई वो लड़ रहे थे। उन लोगों को इन्होंने धमका के, डरा के या खरीद फरोख्त करके इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जोड़ा है और यही देश के अंदर चल रहा है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान मतपत्रों से छेड़छाड़ का आरोप लगा था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। और किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत में कुछ बातों पर सहमति बनी है। सरकार के प्रस्ताव पर किसान 2 दिन में अपना फैसला बताएंगे। चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत सकारात्मक रही। 4 घंटे हुई चर्चा में केंद्रीय मंत्रियों ने 3 फसलों मक्का, कपास और अरहर और उड़द पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया। इन्हें सहकारी सभाओं के जरिए 5 साल तक खरीदेंगे। एनसीसीएफ और नेफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने कहा, हम अपने संगठन और एक्सपर्ट से राय मशवरा कर अपना फैसला बताएंगे। हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे। केंद्र सरकार ने यह भरोसा भी दिया कि किसानों की दूसरी मांगों पर आगे चर्चा जारी रहेगी और उम्मीद की जा रही है कि दोनों पक्ष समाधान की ओर एक कदम और बढ़े हैं।
और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, कल की धाम के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं विवेक तनखा। पीएम के संबोधन के वक्त मौजूद रहे हैं तनखा की तरफ से बयान भी सामने आया। तनखा बोले, निजी न्योते पर संभल आया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कल की धाम में आज कल की जो मंदिर है उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया है, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे कार्यक्रम को? देखिए, मैं यहाँ डिफरेंट कैपेसिटी में आया हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ बिकॉज मैं इस धाम से सालों से जुड़ा हूँ। मैं इस धाम से मेरा बहुत क्लोज संबंध है। हर साल जब यहाँ पर वार्षिक उत्सव होता है तो मैं चीफ गेस्ट बन के भी आता हूँ। यहाँ के बच्चों के लिए मैं अपने तरफ से राशि भी देता हूँ और इस मंदिर की लड़ाई में भी मैं इनका सहयोगी था। और हमारा मंदिर जो आज बन पा रहा है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद बन पा रहा है और उसके बाद सरकार का सहयोग तो लगता ही है। तो आज सरकार ने भी सहयोग का आश्वासन दिया है, उसी मारे इतना बड़ा कार्यक्रम हो सके। तो मेरा तो सपना है कि यहाँ एक भव्य मंदिर बने, आस्था का केंद्र बने, यहाँ पर बुजुर्गों की सेवा हो, बच्चों की सेवा हो। और कल मैंने इसी विषय पे आचार्य जी से लंबी बात की है। विवेक सर, क्या लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री को ये आमंत्रण देने गए तो पार्टी ने जिस तरह से उन्हें निष्कासित कर दिया, आप आए तो आपके मन में कहीं डर नहीं लगा कि पार्टी कहीं कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि मैं ऐसा कुछ करने गया ही नहीं था। मैं तो एक श्रद्धालु बन के आया था मैं। और दूसरा, पार्टी ने उनको निमंत्रण के लिए निष्कासित किया, दूसरे कारणों से किया, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। ये बात उनकी और पार्टी के बीच की है। मैं धर्म को अलग रखता हूँ और रिलेशनशिप्स को अलग रखता हूँ। ना मुझे पार्टी से पूछना पड़ता है कि मेरा धर्म क्या है, ना पार्टी मुझसे पूछती है तुम अपने धर्म में क्या कर रहे हो। सर, आजकल माहौल बड़े बदले से कमलनाथ जी को लेकर चर्चा। विवेक तनखा जैसे व्यक्ति को माहौल की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में सक्षम व्यक्ति है, एक बड़ा अधिवक्ता है देश का, एक बड़ा विचारक है देश का, और जो मैं उचित समझता हूँ वो मैं करता हूँ। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर हाईवे बंद हो गए। पहाड़ों में ताजा बर्फबारी और मैदानों में बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्र के कई राजमार्ग बंद हो गए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ने एक बार फिर से बर्फ की चादर ओढ़ ली। कई दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। ताजा बर्फबारी से शीतलहर बढ़ गई। घरों और सड़कों पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मनाली के आसपास बर्फबारी से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल गए और ये बर्फबारी संजीवनी बनकर आई है। मनाली घूमने पहुंचे पर्यटक भी घाटी में हो रही ताजा बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाते नजर आए। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के चलते अधिकांश हिस्सों में दिन के साथ रात के पारे में भी उछाल आया है। कुपवाड़ा के मैदानी इलाके में बर्फबारी से घरों और पेड़ों पर बर्फ जम गई। सड़कों पर बर्फ की कई फीट मोटी परत चढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के रोहतांग में भी बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया। चोटियों पर हिमपात शुरू होने के बाद तापमान में गिरावट हुई। बिजली के खंभों समेत चारों तरफ बर्फ जम गई है। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से पारा नीचे गिर गया, ठंड बढ़ गई। रामबन और किश्तवाड़ में भी बर्फबारी हो रही है। लोग बर्फबारी के चलते घरों में छिप गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।